हाय, मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडुएक्स इंडिया में। तो पिछली क्लास में हमने या पिछले अपने जो डिस्कशन था उसमें हमने देखा था कि हमने किस तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म हो उसको टैक्सोनॉमिक बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था या क्लासिफाइड किया था, राइट। और क्लासिफिकेशन का ये तरीका हमारी डेली लाइफ में भी हमको देखने को अक्सर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टोर कीपर के पास जाएं तो आप वहाँ पाएंगे कि आप जो भी सामान मांगते हैं शॉपकीपर से वो बड़ी आसानी से दे देता है। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्लासिफिकेशंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी डेली लाइफ में। तो क्लासिफिकेशंस हम जनरली इसलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से पहचान सकें, ज़्यादा स्पेसिफिक तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकें और चीज़ों को ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकें या चीज़ों को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकें। से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ किसी लड़के का नाम दिनेश है या किसी लड़की का नाम महक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी उनसे मुलाकात हुई तो आप ज़रूर ये पूछ सकते हैं कि किस दिनेश की बात आप कर रहे हैं या किस महक की बात आप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं ये कहूँगा कि दिनेश शर्मा या दिनेश मिश्रा या दिनेश साहू, तो आप स्पेसिफिकली उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने में सफल हो पाते हैं या सक्सेसफुल हो पाते हैं। वैसे ही हमारे डेली लाइफ में अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं तो आपने 10th का एग्जाम दिया होगा और 10th के एग्जाम में क्या हुआ था, आपने जब एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था तब आपने पहले अपना सरनेम लिखा था, फिर अपना नाम लिखा था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी डेली लाइफ में जिसमें हम चीज़ों को स्पेसिफिक आइडेंटिफाई और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लासिफिकेशंस का यूज करते हैं। इसी तरह से एक और डेली लाइफ का एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे कि हम अपने घर के किचन में चले जाएं तो वहाँ आपकी मम्मी, मेरी मम्मी अपनी सुविधा के अनुसार या अपने कंफर्ट के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं या क्लासिफाई करके रखती हैं। आपने कभी भी, आपके घर में ऐसा नहीं हुआ होगा या मेरे घर में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि नमक और चीनी में हमारी मम्मियों को कंफ्यूजन हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आपको चाय तो नमकीन मिलेगी बट आपके रोज खाने वाली सब्जी हो सकता है मीठी बन जाए। तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ज़्यादा आसानी से ऑर्गेनाइज करके हम चीज़ों को ज़्यादा स्पेसिफिक तरह से पहचान सकते हैं? तो वो है आपका क्लासिफिकेशन का तरीका। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक बेसिस पे चीज़ों को या ऑर्गेनिज्म को किस तरह से एक बड़े ग्रुप से अलग अलग स्पेसिफिक डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स को पहचान के या उसकी डेफिनेशन बना के डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर की, पर्टिकुलर कैरेक्टर की हम पहचान पाते थे। इसी वजह से आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हैं पहला चैप्टर जब हमने देखा था तो वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप था, फिर उसके बाद आपने कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन से उससे छोटा ग्रुप बनाया, फिर स्पेसिफिक डेफिनेशन से उससे छोटा ग्रुप बनाया, फिर स्पेसिफिक डेफिनेशन से उससे छोटा ग्रुप बनाया। इस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में आप क्या कर पाते हैं, किसी भी चीज को पहचान पाते हैं स्पेसिफिक तरीके से या आइडेंटिफाई कर पाते हैं स्पेसिफिक तरीके से। इसी तरह से पिछले जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें आपने जो देखा था वो देखा था बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। तो जैसे मैंने बताया आपको कि बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, चीज़ें और स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे मैंने से फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दिया था दिनेश नाम के लड़के का। वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको पिछले चैप्टर से रेफरेंस के लिए, तो एक 11th की क्लास है, बायोलॉजी की क्लास है, हो सकता है उसमें 10 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, 30 बच्चे हों। फिर मैं बोलूँगा कि 11th क्लास के बाद बायोलॉजी के स्टूडेंट, राइट। तो फिर बायोलॉजी 11th क्लास में एक और सब ग्रुप बन गया बायोलॉजी के स्टूडेंट। फिर मैं कहूं कि ऐसे स्टूडेंट जो चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं तो एक और स्पेसिफिक ग्रुप बन गया। किसमें सबसे पहला एक बड़ा ग्रुप था जो वो था आपका 11th क्लास का, फिर एक ग्रुप जो बना वो बना बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का, और फिर एक ग्रुप जो बन के तैयार हुआ वो बन के तैयार हुआ आपका जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। या
अब मैं इसमें एक और सब ग्रुप बना देता हूं कि आज जो लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ कि एक बड़े ग्रुप से डेफिनेट डेफिनेशन के साथ आप क्या कर रहे हैं, एक छोटा सब ग्रुप धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं और आखिर में कुछ स्पेसिफिक लोगों तक आप पहुंच जाते हैं, या आप कुछ लोगों को या कुछ ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो हमने ये तो पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि क्यों क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड है, राइट। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो आज हम देखते हैं चैप्टर 2 क्या पढ़ेंगे। तो हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन तो है वही, क्लासिफिकेशन वही है, क्लासिफिकेशंस की नीड्स वही हैं, बट आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो ये आपका चैप्टर 2 है क्लास 11 के बायोलॉजी में। चैप्टर 2 एनसीईआरटी की बुक्स में जो दिया हुआ है या करिकुलम में या सिलेबस में जो दिया है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और आज हम इसके बारे में और क्या क्या जानेंगे। तो आज बेसिकली हम जो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आज की क्लास में, वो पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ 2 किंगडम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहां पे आज जो हमको पढ़ना है स्पेसिफिकली, या आज जो हमको समझना है या जो समझने की कोशिश करना है, वो आज हमको समझने की कोशिश करना है ये कि हम ये तो जानते हैं कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई, राइट। तो आज हमको इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि 2 किंगडम या 5 किंगडम या किसी और तरह के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये जो किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये आखिरकार किस बेसिस पे किया गया है या इसका बेस क्या है। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि वो जरूरी क्यों है। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से अलग अलग किंगडम के डिजाइन या मॉड्यूल या स्ट्रक्चर प्रपोज्ड किए गए थे इन अर्लियर डेज ऑफ क्लासिफिकेशन, या मैं कहूं इन अर्लियर डेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उनका बेस क्या था, ठीक है, और वो किस तरह से टाइम टू टाइम आगे बढ़ते गए। तो चलिए हम बात करते हैं अर्लियर डेज की, ठीक है। तो अर्लियर डेज में जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं इस बात को लेके कि हम ऑर्गेनिज्म को ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, ज्यादा क्लासिफाइड तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सके या क्लासिफाई कर सके, और इसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए अर्ली एजेस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के। बट बायोलॉजिकल अर्ली एज के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ प्रॉब्लम क्या था कि वो साइंटिफिक नहीं थे, राइट। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि वो साइंटिफिक क्यों नहीं थे। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अर्ली एज के बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो क्या था, उससे हमको समझ में आएगा कि क्या वो साइंटिफिक थे या साइंटिफिक नहीं थे। तो चलिए हम राइट डाउन कर लेते हैं अर्ली एज का किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अर्ली एज की, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं अर्ली डेज, राइट। ये हो गया मेरा अर्ली डेज के जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह का। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, राइट। तो देखते हैं कि अर्ली डेज का जो क्लासिफिकेशन था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, वो किस बेसिस पे किया गया था या ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे अर्ली डेज पे अरेंज करने की कोशिश की गई थी। तो अर्ली डेज पे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया था एक्चुअली वो था आपका फर्स्ट फूड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? फूड के बेसिस पे। एंड सेकेंड वन इज आपका क्लोथिंग के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? क्लोथिंग, राइट, क्लोथिंग के बेसिस पे। तो अर्लियर डेज में दो बेस हो गए। एक और बेसिस था अर्लियर डेज में
वो था आपका शेल्टर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? शेल्टर के बेसिस पे, शेल्टर के बेसिस पे। तो ये 3 बेसिक चीजें थी अर्लियर डेज के क्लासिफिकेशन में। तो अगर आप इन तीनों चीज के बेस को देखें, या इन तीनों को अगर मैं मान लूं कि फूड का बेस हो, क्लोथिंग का बेस हो, या शेल्टर का बेस हो, तो ये क्यों थे अर्लियर डेज में? ये 3 चीज ही, सिविलाइजेशन जब शुरू हुई तो ये 3 चीज ही अर्लियर डेज में ऑर्गेनिज्म के को ऑर्गेनाइज करने के या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ये 3 ही बेस क्यों थे? तो अगर आप देखोगे पूरे सिविलाइजेशन की हिस्ट्री, तो आप पाओगे कि अर्ली डेज में ह्यूमंस को किस चीज की जरूरत थी? सबसे ज्यादा जरूरत थी किसकी? फूड की, कि भाई मेरे को खाना मिल जाए, फूड मिल जाए। दूसरी चीज क्या मिल जाए? कि मुझे क्लोथिंग मिल जाए, यानी ठंड से बचना है या बारिश से बचना है। और तीसरी सबसे चीज जो थी वो क्या थी? कि मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए या एक शेल्टर मिल जाए। उस बेसिस पे ही अर्ली डेज में ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई। तो आप यहां पर देखें, ये 3 रीजन जो है ये साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये रीजन क्या है? यूज के बेसिस पे रीजन है, कि आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से जानवर है जिसको मैं फूड के लिए यूज कर सकता हूं, ऐसे कौन कौन से पौधे हैं या प्लांट है जिनको मैं फूड के लिए यूज कर सकता हूं, ऐसे फिर से कौन से एनिमल्स है जिनकी मैं खाल निकाल के क्लोथिंग का यूज कर सकता हूं, और ऐसे कौन से पौधे हैं या ऐसे कौन सी चीजें जो शेल्टर मुझे दे सकती हैं। तो ये इनका बेसिस क्या था? इस सारी चीज का अगर मैं बेस बोलूं तो इन सारी चीज का बेस था यूज, राइट? यूजेस या यूज के बेसिस पे। तो यूज के बेसिस पे अगर मैं ऑर्गेनाइज करना चाहूं सारे ऑर्गेनिज्म को, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट कि जो अर्लियर डेज का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था वो यूज के बेसिस पे था, सो दैट ये क्या था? अनसाइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, राइट? तो जब ये अनसाइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, तो इस बीच अर्लियर डेज में क्लासिफिकेशन के या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक पर्सन ने ये कोशिश की कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, राइट? उसके लिए कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम क्या करें कि हम ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज कर सकें या क्लासिफाई कर सकें। तो वो कौन पर्सन थे वो हम देखते हैं। तो वो पर्सन थे अर्लियर डेज के ये साहब, ठीक है? इन साहब का नाम था, आप हिंदी में अगर हम बात करें तो इनको हम बोलते हैं अरस्तु, और अगर इंग्लिश में बोले तो इनका नाम है एरिस्टोल। तो एरिस्टोल ने ही वो पर्सन थे, या चूंकि इन्होंने ये कोशिश की थी साइंटिफिक बेस पे चीज़ों को, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की, तो मैं इनको बोलूंगा भाई बायोलॉजिस्ट थे, या साइंटिस्ट की तरह एक्ट किया तो साइंटिस्ट थे, या वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना कि इन सारी चीज़ों को क्या किया जाए? किस बेसिस पे किया जाए? इस बेसिस पे किया जाए कि इसमें कोई ना कोई साइंटिफिक बेस हो, ठीक है? तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सा बेस था, वो कौन सा साइंटिफिक बेस था जिसको बेस मानकर एरिस्टोल ने या अरस्तु ने अपना पहला बायोलॉजिकल जो आपका क्लासिफिकेशन था वो प्रपोज किया। और इस अरस्तु के या एरिस्टोल के इस प्रपोजल के साथ साथ ही उनने 2 किंगडम के लिए नींव रखी थी, बेसिक्स जो है वो इनने बनाया था। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि एरिस्टोल साहब ने क्या किया या उनका बेसिस क्या था, तो आइए देखने समझते हैं अपन कि एरिस्टोल साहब ने क्या करने की कोशिश की थी और किस बेसिस पे एरिस्टोल साहब ने अपना ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो दिया था। तो एरिस्टोल साहब का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो था आपका
मार्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उसके बेसिस पे इनने क्या किया, अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। तो अरस्तु साहब को हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर इनका बेस लिख देते हैं इनके इसके लिए। तो क्या था इनका बेस? इनका बेस था मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या था? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, राइट। अब व्हाट इज मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स हैं जो ज्यादातर आसानी से बड़े तौर पे और बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं या मेजर तौर पे उनको पहचाना जा सकता है। तो वो ऐसे सारे कैरेक्टर जिनको आसानी से पहचाना जा सकता है या देखा जा सकता है, या मैं नॉर्मल भाषा में लेमेन लैंग्वेज में बोलूं तो जो मोटे मोटे कैरेक्टर्स थे या जो बृहत्तम रूप में या मेजर कैरेक्टर्स थे, उनके बेसिस पे एरिस्टोटल साहब ने क्लासिफिकेशन करने का काम किया। अब इस बेसिस पे एरिस्टोटल साहब ने क्या किया? एरिस्टोटल साहब ने किया कि प्लांट को इन्होंने जो प्लांट है, ठीक है, और एनिमल है, इसको दो पोर्शन में बांटा, ठीक है। तो एनिमल, एक मिनट, एनिमल, प्लांट और एनिमल, राइट। प्लांट को इनने बांटा हर्ब, शर्ब एंड ट्री में, राइट। तो आप अगर बाहर से देखेंगे या एक्सटर्नल ही आपको पता लग जाएगा कि ये, उसके लिए आपको कोई डीएनए या और अंदर माइक्रोलॉजिकल या माइक्रोस्कोपिक बेस पे जाने की जरूरत नहीं है, वे बाहर से ही दिख जाते हैं। तो प्लांट को इन्होंने तीन ग्रुप में बांटा, हर्ब में, शर्ब्स में एंड ट्री में, राइट। हर्ब में, शर्ब में और ट्री में। और एनिमल्स को इन्होंने बांटा दो ग्रुप में, वन जिनके पास रेड ब्लड सेल, जिनके ब्लड जो है वो रेड है, तो रेड ब्लडेड एनिमल। क्या बांटा? रेड ब्लडेड, ऐसे एनिमल जिनका ब्लड रेड है। और दूसरे तरह का ग्रुप बनाया जो इन्होंने, वो बनाया ऐसे एनिमल जिनका रेड जो ब्लड है वो रेड नहीं है। तो नो रेड ब्लड, राइट। तो ये सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेके या एक साइंटिफिक बेस को लेकर कोशिश की कि ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाए? क्लासिफाई कर दिया जाए, राइट। तो उसमें उन्होंने क्या किया? प्लांट को हर्ब, शर्ब एंड ट्री में डिवाइड किया, प्लांट को हर्ब में, शर्ब में एंड ट्री में, और एनिमल्स को रेड ब्लड दो ग्रुप में बांटा, एक जिसका ऐसे एनिमल जिनके ब्लड रेड है और ऐसे एनिमल जिनके ब्लड रेड नहीं है। तो इस तरह का इन्होंने अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मॉड्यूल या स्ट्रक्चर दिया। आगे चल के इसी थ्योरम पे या इसी थ्योरी पे एक और जो पर्सन थे उन्होंने इसके ऊपर मॉडिफिकेशन किया या इसके ऊपर की थ्योरी दी या इससे ज्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट को दिया। हम जानते हैं कि वो कौन शख्स है, ठीक है, देखते हैं वो कौन शख्स है। तो ये शख्स जो थे जिन्होंने आगे चल के इनसे डिफरेंट या डेवलप थ्योरी दी, वो थे कार्ल लिनियस। अब कार्ल लिनियस ने क्या किया, क्योंकि मैं पहले आपको, इससे पहले जब हम एरिस्टोटल साहब के बारे में बात कर रहे थे या हम अरस्तु साहब के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये वो साहब है जिन्होंने पहली बार प्लांट और एनिमल को दो किंगडम की तरह नहीं, अभी तो ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया था या ग्रुप बनाए थे, राइट।
तो अब कार्ल लिनियस साहब वो साहब थे जिन्होंने इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए, आगे स्टडी करते हुए इसको मॉडिफाइड किया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने, हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं कार्ल लिनियस साहब ने क्या किया। तो कार्ल लिनियस साहब को का काम देखने के लिए, एक मिनट, कार्ल लिनियस साहब का काम देखने के लिए मुझे ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो ये मैं थोड़ा मिटा लेता हूं, राइट। तो ये अब हमने देख लिया इनका काम। अब हम देखते हैं कार्ल लिनियस साहब का काम कि कार्ल लिनियस साहब ने क्या किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्ल लिनियस साहब का। तो होप आपको एरिस्टोटल साहब का काम समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कार्ल लिनियस साहब का। तो कार्ल लिनियस साहब ने क्या किया, इसी थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ऑर्गेनिज्म को मेनली दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो हम लिख लेते हैं क्या किया इन्होंने, ऑर्गेनिज्म को जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सब को दो किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट इज प्लांटी, and the other one is Animalia, राइट। तो इन्होंने पहली बार प्रपोज्ड किया बायोलॉजिकल वर्ड को या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम स्ट्रक्चर, जिसमें इन्होंने स्ट्रक्चर को क्या किया, इन्होंने जिनमें ऑर्गेनिज्म को क्या किया, ऑर्गेनिज्म को बांटा दो मेन किंगडम में। इसको हम जानते हैं, एक किंगडम को प्लांटी के नाम से और दूसरे को एनिमेलिया के नाम से। अब इन्होंने कहा, इन साहब ने कहा कि भाई प्लांटी में क्या क्या आएंगे, ऑल प्लांट्स आएंगे। क्या आएंगे, ऑल प्लांट्स आएंगे। और एनिमेलिया में क्या आएंगे, ऑल एनिमल्स आएंगे। क्या आएंगे, ऑल एनिमल्स। अब इस स्ट्रक्चर या इस प्रपोजल की खास बात यह थी कि इन्होंने पहली बार टू किंगडम को का प्रपोजल दिया, सारे ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में बांटा और बोला कि भाई दो किंगडम रहेंगे, एक रहेगा आपका प्लांटी जिसमें सारे पौधे आ जाएंगे, सारे प्लांट आ जाएंगे, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो रहेगा आपका एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स आएंगे। तो ये सिस्टम काफी समझने में आसान था, राइट। और कि भाई हाँ, ऑर्गेनिज्म को दो उस पे बांट दिया, दो किंगडम में बांट दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे प्लांट आ जाएंगे और प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो बहुत समय तक या बहुत टाइम तक इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता रहा क्योंकि ये समझने में आसान था और स्ट्रक्चर वाइज भी इजी था। बट इस तरह के क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिख लेते हैं हम, ये किनका था, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ तो एरो तो हमने बनाया ही है, इधर से भी एरो बना देते। चलिए, ये किसका था, कार्ल लिनियस साहब का था, राइट। तो कार्ल लिनियस साहब के इस पूरे स्ट्रक्चर में को बहुत टाइम तक फॉलो किया गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इस तरह से सारे ऑर्गेनिज्म को बांटने के दो मेन पोर्शन में या दो मेन किंगडम में बांटने के बाद भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो इन दोनों कैटेगरीज में फॉल डाउन नहीं होते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इन दोनों कैटेगरी में फॉल डाउन नहीं होती थी, या फॉल डाउन होने के होने नहीं होने के जो क्वेश्चन है उसके अलावा भी इसमें कुछ कमियां थी। तो देखते हैं हम वो कमियां क्या थी। इस पूरे सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये था, या इस पूरे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम ये था कि ये जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप अभी फिलहाल देख रहे हैं, जिसको हम टू किंगडम प्रपोजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू किंगडम प्रपोजल, राइट, टू किंगडम बाय कार्ल लिनियस। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था कि ये पूरा सिस्टम
कहीं भी कुछ चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं करता था या उन दो चीजों में अंतर नहीं बता पाता था, सो दैट क्लासिफिकेशन करते वक्त या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते वक्त कंफ्यूजन बहुत हो जाता था। तो हम देखते हैं कौन कौन सी चीज को ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था। तो फर्स्ट थिंग इज कि डिस्टिंग्विश कौन कौन सी चीज नहीं कर पाता था भाई। फर्स्ट थिंग, ये पूरा सिस्टम नहीं बताता था कि ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, या उल्टा बोल रहे हैं हम, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ये पूरा सिस्टम जो है प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और यूकैरियोट्स में अंतर नहीं बताता था। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में अंतर नहीं बताता था। गेटिंग माय पॉइंट कि अब अगर कुछ चीजें हमको कुछ चीजें अगर हमको क्लासिफिकेशन में डालना है तो हमको हमने एक बड़ा मेजर ग्रुप तो बनाया है, बट वो कहीं पर भी ये नहीं बताता था कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट है, राइट। सेकेंड थिंग ये डिस्टिंग्विश जो नहीं करता था वो चीज है, आइए देखते हैं सेकेंड थिंग ये नहीं बता पाता था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, राइट। तो ये नहीं बता पाता था क्या कि भैया कौन यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था, ठीक है। थर्ड थिंग जो ये डिस्टिंग्विश ये पूरा सिस्टम नहीं करता था या इसके बारे में नहीं बता पाता था, वो था आपका कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है, या वो फोटोसिंथेटिक है या नहीं है। तो ये भी नहीं बता पाता था। सॉरी, हम इस कलर से लिख रहे हैं ना, तो इसको भी हम इसी कलर से लिख देते, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ अलग है। तो ये क्या नहीं बता पाता था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक और नॉट, राइट। तो फोटोसिंथेसिस होता है किसी ऑर्गेनिज्म में या फोटोसिंथेसिस नहीं होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, ये पूरा सिस्टम ये डिस्क्राइब नहीं कर पाता था। तो आइए एक बार फिर से टू किंगडम सिस्टम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। टू किंगडम सिस्टम एक्चुअली बेस्ड है, एरिस्टोटल ने जो पहले नींव रखी थी, या एरिस्टोटल साहब ने जो नींव रखी थी उसके ऊपर सबसे पहले क्या किया था एरिस्टोटल साहब ने, हमने पहले पिछली बार बात किया है एरिस्टोटल साहब के अभी थोड़ी देर पहले, कि उनने क्या किया था, प्लांट को हर्ब, शर्ब और ट्री में बांटा था और एनिमल्स को बांटा था टू मेन ग्रुप्स में, जिसमें एक जो है वो ऐसे एनिमल्स आते थे उस ग्रुप में जिसमें रेड जिनका ब्लड हो, और दूसरे ग्रुप में ऐसे एनिमल्स आते थे जिनका ब्लड जो है वो रेड नहीं है, राइट। तो आगे चल के कार्ल लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम का प्रपोजल दिया, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो मेन किंगडम में बांट दिया। फर्स्ट इज प्लांटी, सेकंड इज एनिमेलिया। तो प्लांटी में ऑल प्लांट्स आते थे और एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स आते थे। बट इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत सारी चीजों, इस पूरे सिस्टम में बहुत सारी चीजों के लिए कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं थी, या ये बहुत सारी चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। और हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन का मेन मुद्दा क्या है। क्लासिफिकेशन का मेन मुद्दा या क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप इतने छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनाते जाएं ताकि आप स्पेसिफिकली चीजों को पहचान सके। तो अगर मैं वो लॉ यहां पर रखूं आपके चैप्टर 2 में, टू किंगडम ऑर्गेनिज्म में जो कि दिया गया था कार्ल लिनियस, तो उसमें क्या हुआ था कि उनने दो किंगडम तो बनाए, बट वो पूरा सिस्टम कुछ चीजें डिस्टिंग्विश या अलग अलग नहीं करता था। वो कौन कौन सी चीजें थी? फर्स्ट
जो थी वो थी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में अंतर। सेकंड जो चीज थी वो थी यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर में अंतर। और थर्ड थिंग जो थी वो थी फोटोसिंथेटिक कोई ऑर्गेनिज्म है या फोटोसिंथेटिक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हुए और ऐसा बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को लगा कि इसमें कुछ तो मॉडिफिकेशन होना चाहिए या कुछ और साइंटिफिक बेस को लेकर भी मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो एरिस्टोटल से आगे बढ़ा हुआ। और हमको याद है कि या मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एरिस्टोटल का पूरा सिस्टम जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे था। तो अगर आप मेजर इसमें देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में तो आप पाएंगे कि टू किंगडम ऑर्गेनिज्म का ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बाय कार्ल लिनियस, ये भी लगभग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पर प्लांटी और एनिमल्स को दो किंगडम बना के बांट दिया गया। तो अब बहुत सारे टाइम टू टाइम चूंकि ये इसमें फ्लॉज थे या ये जो कमियां थी, जो कमियां यहां पर लिखी हुई हैं ये बड़ी कमियां थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने टाइम पर अपना और बहुत सारे प्रपोजल्स आए बायोलॉजिकल आपके क्लासिफिकेशन के, राइट। और लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको प्रपोज्ड भी किया, पर और अलग अलग साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से उसको बनाने का कोशिश किया। और ये कोशिश की कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेस सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। तो टाइम टू टाइम बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, समझा, पढ़ा, अपना मॉडल प्रपोज्ड किया और लोगों को समझाया। बट इन 1969 में एक और जो पर्सन थे उन्होंने एक मॉडल प्रपोज्ड किया, हम उसके बारे में भी जानते हैं। तो हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो हम ये जानते हैं सबसे पहले कि 1969 में वो कौन शख्स थे या बायोलॉजिस्ट थे या क्लासिफिकेशन करने वाले थे जो एरिस्टोटल का ये जो काम था, फिर कार्ल लिनियस में ये जो खामियां पाई गई थी या टू किंगडम सिस्टम में ये जो खामियां पाई गई थी उनको दूर किया और एक नया साइंटिफिक बेसिस के बेस पर एक नया मॉड्यूल या एक नया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो वो शख्स थे आर.एच. विटकर, राइट। वो शख्स कौन थे? आर.एच. विटकर। तो आर.एच. विटकर ने क्या किया वो हम देखते हैं। तो कब किया, सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं। तो 1969 में ये वो ईयर था जिसमें आर.एच. विटकर ने नया क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया। तो यहां पर विटकर साहब का नाम लिख लेते हैं, नहीं तो वहां से कंफ्यूजन होगा क्योंकि वहां पर एरो बना हुआ है, या मैं वो एरो ऐसे मिटा देता हूं, राइट। तो अब थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम यहां पर नाम भी लिख सकते हैं, मिस्टर आर.एच. आर.एच. विटकर, राइट। अब मिस्टर आर.एच. विटकर ने क्या किया कि इन्होंने कोशिश की एक ऐसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रपोज करने की या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर सिस्टम देने की जो ये जो फ्लॉज थे जो टू किंगडम में थे, एक तो वो खत्म हो जाए, राइट। यानी कि इनके सिस्टम में को डिस्टिंग्विश करना चाहिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, राइट। इनके सिस्टम को डिस्टिंग्विश करना चाहिए सेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर्स में, राइट। इनके सिस्टम को इनके सिस्टम को डिस्टिंग्विश करना चाहिए फोटोसिंथेटिक एंड नॉट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, या फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म
और फोटोसिंथेसिस ना करने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में डिस्टिंग्विश करना चाहिए। तो आर.एच. व्हिटकर ने ना सिर्फ ये सारी कमियां पूरी की, कौन कौन सी, कि भाई डिस्टिंग्विश करे प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के बीच में, यूनिसेल्युलर्स के बीच में और मल्टीसेल्युलर के बीच में, एंड फोटोसिंथेटिक कोई ऑर्गेनिज्म है या नहीं है उसके बीच में डिस्टिंग्विश करे। बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने कुछ नए साइंटिफिक बेसिस को भी ऐड किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया हमको, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. व्हिटकर ने क्या दिया हमको, 2 किंगडम किसने दिया था, 2 किंगडम दिया था हमको लिनियस ने। तो यहां पर व्हिटकर साहब ने हमको क्या दिया, व्हिटकर साहब ने हमको दिया 5 किंगडम, ठीक है। तो व्हिटकर साहब ने हमको दिया 5 किंगडम सिस्टम। क्या दिया, 5 किंगडम सिस्टम व्हिटकर साहब ने हमको दिया। और ये वो प्रपोज्ड मॉडल है जो सबसे पॉपुलर है और आज भी फॉलो किया जाता है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इसको जरा ध्यान से देखना, इजी है बट एक बार समझ में आ गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो हमने अब तक क्या बात कर ली कि भाई ये सिस्टम में 5 किंगडम सिस्टम में आर.एच. व्हिटकर ने कोशिश की कि हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएं, कोशिश की कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर पाएं, कोशिश की कि ये बता पाए कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस करने वाला है या फोटोसिंथेसिस करने वाला नहीं है। इसके अलावा भी कुछ साइंटिफिक बेस अपने लिए इस क्लासिफिकेशन के लिए आर.एच. व्हिटकर साहब ने बनाए। हम देखते हैं वो कौन कौन से कौन सा बेस था जिसके बेसिस पे आर.एच. व्हिटकर साहब ने क्या दिया हमको, 5 किंगडम सिस्टम दिया। तो आर.एच. व्हिटकर साहब ने ये जो दिया वो उसमें क्या क्या था, फर्स्ट थिंग यहां से लिख दो, चलो यहां लिखते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले व्हिटकर साहब ने जो अपने सिस्टम के लिए किया वो था, उसका बेसिस क्या था, सेल स्ट्रक्चर। क्या था, सेल स्ट्रक्चर, एक मिनट, सेल स्ट्रक्चर। फर्स्ट थिंग इज सेल स्ट्रक्चर, राइट, सॉरी, सेल स्ट्रक्चर। तो आप देखो हम यहां पर बात कर रहे थे कि यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है या प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, आर.एच. व्हिटकर साहब ने क्या दिया, किस बेसिस पे अपना 5 किंगडम सिस्टम का नींव रखा। इसको फिर से मिटा के लिखता हूं क्योंकि ये मिट गया है आधा, राइट। तो आर.एच. व्हिटकर साहब ने क्या दिया हमको, सेल स्ट्रक्चर का बेसिस। काय का बेसिस, सेल स्ट्रक्चर का बेसिस। तो चलिए लिख लेते हैं, सेल स्ट्रक्चर, राइट। दूसरा किस चीज को बेस बनाया आपने 5 किंगडम सिस्टम के लिए, आर.एच. व्हिटकर साहब ने दूसरा बेस बनाया थैलस के ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेशन को, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन को। थैलस किस तरह से ऑर्गेनाइज है, ठीक है। तो क्या था, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से थैलस ऑर्गेनाइज्ड है, थैलस का ऑर्गेनिज्म, ठीक, ओके। फोर्थ चीज जो आर.एच. व्हिटकर साहब ने की, सॉरी थर्ड चीज जो की वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। फोर्थ चीज थी कि वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो फोर्थ थिंग इज हाउ थिंग्स आर reproduction. Fourth thing is reproduction. And last but not the least, जो व्हिटकर साहब ने अपने इस 5 किंगडम सिस्टम के क्लासिफिकेशन के लिए बेस बनाया वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशन, राइट। तो जेनेटिक
रिलेशन। तो ये 5 चीजें जो थी वो विटकर साहब ने हमारे लिए 5 किंगडम सिस्टम के लिए बेस रखी। तो आप देखिए 2 किंगडम सिस्टम से 5 किंगडम सिस्टम के बीच में या कार्ल लिनियस से आर.एच. विटकर के किंगडम सिस्टम के बीच में जो मेन डिफरेंसेस है वो अब आपके सामने है। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर क्या था, 2 ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में बांटा गया था। यहां पर ऑर्गेनिज्म में अभी हम देखेंगे कि किस तरह से 5 किंगडम में बांटा गया है या क्लासिफाई किया गया है। यहां पे जो ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में बांटा गया था या 2 किंगडम सिस्टम में, प्रॉब्लम क्या थी कि ये 2 किंगडम सिस्टम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं करता था, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिस्टिंग्विश नहीं करता था, और कोई चीज फोटोसिंथेटिक है या नहीं है इसके ऊपर डिस्टिंग्विश नहीं करता था। तो आर.एच. विटकर साहब ने उसका 2 किंगडम ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही था, राइट, जो कि किनका भी था, कार्ल लिनियस साहब का भी सेम ही था। अभी उससे मॉडिफाइड करके या मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में या मॉड्यूल में आर.एच. विटकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज्ड किया, जिसमें उन्होंने ये मेक श्योर किया कि उनके सिस्टम में एक जो प्रपोज सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके या अंतर बता सके, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में क्या कर सके, अंतर बता सके, और कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है या नहीं है उसमें अंतर बता सके। तो उसके लिए उन्होंने किन चीजों को बेस बनाया, उसके लिए आर.एच. विटकर साहब ने बेस बनाया कि ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर क्या है, राइट, ओके। सेकेंड थिंग इज कि थैलस का सेल ऑर्गेनिज्म किस तरह से है, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, देखो आपकी फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है, उसके ऊपर आ गया। पर रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है, राइट, ये हो गया। और फाइलम में या टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में कोई चीज का या किसी ऑर्गेनिज्म का रिलेशन सबसे पास किससे है, राइट, कौन सबसे ज्यादा पास रिलेटिव है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन को भी बेस बनाया आर.एच. विटकर साहब ने। तो आइए अब हम देखते हैं, अब हम जान गए कि कौन कौन सी चीज को शॉर्ट आउट किया गया पिछले किंगडम से और कौन सी चीज के बेसिस पे नए किंगडम की नींव रखी गई है। तो चलो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये 5 किंगडम कौन से हैं और किस किस तरह से ये डिफाइन किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, मैं यहां पे लिख लेता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन कि आर.एच. विटकर साहब का 5 किंगडम सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये सारा ऑर्गेनिज्म हो गया। अब इन सारे ऑर्गेनिज्म को आर.एच. विटकर साहब ने ऐसे बढ़ा लूं थोड़ा, जरा सा इधर बढ़ा लेता हूं, ये जरूरत पड़ेगी तो अपन मिटा देंगे, है ना, वो कर देंगे। तो देखते हैं अगर स्पेस की थोड़ी कमी पड़ेगी तो अपन वो मिटा लेंगे, बट फॉर द रेफरेंशियल पर्पस ये अभी फिलहाल लिखा हुआ है। तो अगर जरूरत पड़ेगी हमको तो हम मिटा लेंगे, राइट। तो आर.एच. विटकर साहब ने सबसे पहले क्या किया था, इस सिस्टम में क्या था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं करता था। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आर.एच. विटकर के 5 किंगडम सिस्टम प्रपोजल में या 5 किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रपोजल में सबसे पहले ये डिस्टिंग्विश किया गया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज किया गया भाई। सबसे पहले इधर का लिख लेता हूं मैं, यू कैरियोट, ठीक है। इधर लिख लेता हूं मैं प्रोकैरियोट, क्या आ जाएगा इधर, प्रोकैरियोट। चलो प्रोकैरियोट, राइट, प्रोकैरियोट। तो ये डिस्टिंग्विश हो गया प्रोकैरियोट और
यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में किस किस चीज को शामिल किया आर एच विटकर साहब ने? प्रोकैरियोट्स में एक किंगडम ही आता है, इसको हम बोलते हैं मोनेरा। कौन सा किंगडम आता है? मोनेरा। तो ये हमारा फर्स्ट किंगडम हमको मिल गया। कौन सा किंगडम? मोनेरा। मोनेरा इज सोलली नोन फॉर बैक्टीरिया, चाहे वो आर्के बैक्टीरिया हो या साइनो बैक्टीरिया हो, ये इस किंगडम में आते हैं। तो हम जब अलग अलग किंगडम वाइज डिटेल पढ़ेंगे या जानेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि मोनेरा में कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, इस टू किंगडम सिस्टम में फर्स्ट तो अपन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश हो गया। सेकंड थिंग क्या है? यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। तो जो यूकैरियोट्स हैं उनको आर एच विटकर साहब ने फिर से डिवाइड किया। किस में? अब इस बार क्या किस में डिवाइड होगा? यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर में। तो चलो देखते हैं। हम ये लाइन खींच ली हमने, यहाँ पर हम कर देते, थोड़ा इसको इधर ले आते हैं, राइट, उधर कहीं जगह कम ना पड़े। तो इसको मैं कर देता हूं क्या? यूनिसेल्युलर। दिखाई दे रहा है? यूनिसेल्युलर। और ये क्या हो जाएगा? द अदर वन इज, अच्छा ये मुझे इस पे नहीं लिखना था, सॉरी। हम फिर से कलर चेंज करके लिखेंगे सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर, राइट। तो हम देखते हैं यहां पर फर्स्ट क्या था? यूनिसेल्युलर। राइट। एंड द अदर वन इज मल्टीसेल्युलर, राइट। अब देखो यहां पे ये वाला जो सेकंड वाला है ये यूनिसेल्युलर एंड मल्टी, फर्स्ट वाला हो गया अपना प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वाला। सेकंड वाला यहां पर क्या आ जाएगा? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर में डिस्टिंग्विश किया। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं मल्टी सेल, एल थोड़ा लंबा बना लूं, सेल्युलर, राइट। ओके, तो ये दो चीज में हो गया। अब यूनिसेल्युलर में जो किंगडम आता है उसको हम बोलते हैं, हमारा यूनिसेल्युलर का जो किंगडम होगा वो कहलाता है प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं इसको? प्रोटिस्टा, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। तो ये हमको यहां पे मिल गया हमारा दूसरा किंगडम। कौन सा किंगडम? सेकंड किंगडम, गॉट और सेकंड किंगडम, राइट। तो ये भी किंगडम हम जब स्पेसिफिकली अलग अलग किंगडम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से इस किंगडम में कौन कौन से चीजें आती हैं, राइट। अब मल्टीसेल्युलर को आर एच विटकर साहब ने फिर से डिवाइड किया। किस पे? देखते हैं। तो इसको थोड़ा और नीचे लिख लेता हूं, यहां तक पहुंचा देता हूं और फिर मैं यहां आ जाता हूं, राइट। ये वाला जो बेसिस था आपका मल्टीसेल्युलर का, इसको दो ग्रुप में फिर से डिवाइड किया आर एच विटकर साहब ने, और इसको किया कि कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है और कौन से ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं है। यानी अब ये वाला जो हमारा कैरेक्टर था, इनका साइंटिफिक बेसिस का कैरेक्टर, ये जो सेल स्ट्रक्चर जो है, ये बेस यहां पर आपको। तो मल्टीसेल्युलर को किसमें डिवाइड किया भाई? मल्टीसेल्युलर को डिवाइड किया किसमें? विथ सेल वॉल में कौन से ऑर्गेनिज्म है ऐसे जिनके सेल में सेल वॉल है, ठीक है, विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल। एंड द अदर वन इज, अगर मैं बात करूं तो विदाउट सेल वॉल, राइट। तो अगला जो है वो है विदाउट सेल वॉल, विदाउट CW लिख देता हूं,
विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो ये वाला अपना साइंटिफिक बेसिस क्लियर हो गया। ठीक, अब विथ सेल वॉल हम जानते हैं, हमने अभी तक जितना भी बायोलॉजी पढ़ा है या बॉटनी पढ़ी है या जियोलॉजी पढ़ी है या बायोलॉजी पढ़ी है, तो हम जानते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल के में सेल वॉल होती है और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स के सेल वॉल किससे बने होते हैं, सेलुलोज की बनी होती है। हम जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका सेल वॉल में सेल वॉल उनके सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो एक चीज पे तो हम पक्का हो गए कि हमको पता है कि किसके सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है और किसके सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि किसके सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती है भाई। तो हमारा एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती, राइट? होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, तो इसको ही इन्होंने कहा एनिमिलिया, राइट? तो ये हमको मिल गया एक और किंगडम, ये हमको मिल गया एक और किंगडम। तो अब तक कितने किंगडम देख लिए हमने? मोनेरा, ठीक है, दिस वन इज मोनेरा, राइट? प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। ठीक है, अब 3 तो हमने देख लिया, दो और बच गए, तो वो भी देख लेते हैं। विथ सेल वॉल वाले जितने भी ग्रुप हैं उसको आर.एच. व्हिटकर साहब ने फिर से 2 ग्रुप में बांटा। ठीक है, फिर से 2 ग्रुप में बांटा, और कौन से बेसिस पे? इसके बेसिस पे कि फोटोसिंथेसिस कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, या फोटोसिंथेटिक है या हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, तो पहले हम इसको दो पोर्शन में बांट लेते हैं, राइट? फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है उसके बेसिस पे। ठीक है, चलो, फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, राइट? तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जो कि फोटोसिंथेटिक थे, जो कि क्या थे? फोटोसिंथेटिक थे, वो ही उनको उस किंगडम का नाम क्या दिया इन्होंने? इधर लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, इस किंगडम का नाम दिया इन्होंने प्लांटी। इस किंगडम का नाम दिया इन्होंने, पूरा ही मिटाना पड़ेगा मुझे लगता है। चलो फिर से कर लेते हैं, नो इश्यूज। तो ये बात समझ में आई कि एक हो गया विथ सेल वॉल वाला और दूसरा हो गया विदाउट सेल वाला। विदाउट सेल वॉल वाले में एनिमिलिया आ गया, विथ सेल वाले में हमने 2 ग्रुप में बांटा आर.एच. व्हिटकर साहब ने, और आर.एच. व्हिटकर साहब ने 2 ग्रुप में बांट के क्या उसका बेसिस बनाया कि कौन फोटोसिंथेसिस कर पाता है और कौन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। तो जो ग्रुप फोटोसिंथेसिस कर पाता था उसको उन्होंने बोला क्या? उसको उन्होंने बोला प्लांटी, उसको उन्होंने बोला प्लांटी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं PLANTAE, प्लांटी। तो ये हो गया हमारा एक और किंगडम, राइट? अब बच गया सिर्फ एक ग्रुप जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक था या हेटेरो टाइप था, या जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता था। तो उस किंगडम का नाम आर.एच. व्हिटकर साहब ने दिया क्या? फंगी। ये हो गया हमारा एक और किंगडम, राइट? तो चलो काउंट करते हैं कौन कौन से किंगडम अब तक हो गए। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, एनिमेलिया देख लिया हमने। तो 1 2 and 3 4 and 5। तो ये था
विटकर साहब का प्रपोज्ड 5 किंगडम मॉडल, राइट, जिसमें उन्होंने कोशिश की कि 2 किंगडम जो है ऑर्गेनिज्म या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो भी खामियां थी उसको दूर की जाए, और उसको दूर करके एक नया सिस्टम दिया जिसका साइंटिफिक बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। एक बार फिर से देख ले कौन कौन सा था, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशन। इसके अलावा क्या क्या था, क्या क्या चीज को उन्होंने दूर किया, ये पूरा जो सिस्टम था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में डिस्टिंग्विट नहीं कर पाता था। यहां पर देखिए आप, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्टिंग्विट हो रही है चीजें, राइट। फिर वो सिस्टम जो टू किंगडम सिस्टम था उसमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिस्टिंग्विट नहीं होता था। यहां देखिए आप, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में भी डिस्टिंग्विट हो गया, ठीक है। फिर 2 किंगडम सिस्टम में क्या था, 2 किंगडम सिस्टम में था कि वो किस तरह से चीजें फोटोसिंथेसिस हो पाती हैं या फोटोसिंथेसिस कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसके बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे यहां पर 2 ग्रुप बने, प्लांटी और फंगी। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये 5 किंगडम सिस्टम समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर किसी तरह का कोई कमेंट है या किसी तरह का कुछ और आपको जानना है तो यू कैन कॉल मी और कमेंट मी। सो दिस इज फॉर टुडे, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी और आप जुड़े हुए थे एडुएक्स इंडिया के साथ। हम आगे भी इस तरह से आगे जो 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर है, या ये जो सिस्टम है ये पूरा हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि अलग अलग किंगडम में कौन कौन लोग आते हैं और कौन कौन उसके ग्रुप मेंबर हैं। तो फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।